जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। तो हमारे चैनल पे आज से उत्तर प्रदेश टीईटी और कंबाइंड में सुपर टेक, इन दोनों के लिए सीडीपी की क्लासेस चलने जा रही है। आज से नियत रूप से अनवरत ये कक्षाएं चलेंगी। तो सभी साथियों मित्रों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारे पठन पाठन के जो कार्यक्रम है वो बराबर चलता रहे। और यूपी टेट की परीक्षाएं जुलाई में 2, 3, 4 जो डेट है वो 2, 3, 4 जुलाई को है। तो 3 दिन आपकी परीक्षाएं होनी है। तो इसके लिए अभी से आपको कमर कस लेना है। और एक कहते हैं कि अगर आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो सारा जहां आपको वो काम करने के लिए सारा जहां आपका हो जाता है, और सारे लोग आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं जाने अनजाने में। तो आज मौका है हम सभी लोगों के लिए काम करने का। काहे से कि भर्तियां जो आई हैं बहुत ही मुश्किल से आई हैं, बहुत मुश्किल से आ रही हैं। देखिए, अगर किसी की नज़र ना लगे तो भर्ती आ जाएगी, और जब भर्ती आ जाएगी अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं से जो है दिक्कतें हो सकती हैं। मेरे हिसाब से शायद यह आखिरी मौका है कि जो लोग शिक्षक बनने के लिए जो है प्रयासशील हैं उनके लिए शायद यह आखिरी मौका है कि वो अपने जीवन में जो है खुशियां ला सकते हैं। अन्यथा बेरोजगारी का दंश एक बहुत ही खतरनाक दंश होता है। निश्चित तौर पर सभी लोग जूझे हैं इससे और जानते भी हैं कि बेरोजगारी कितनी घातक होती है। यूपी टेट की परीक्षाएं तो एक बहाना है। यूपी टेट हम में से लगभग सभी नौजवान पास हैं। कितने लोग पास करके यूपी टेट सी टेट बैठे हैं। वास्तव जो उनकी वास्तविकता, जो उनकी जंग जो है, जो उनका युद्ध जो होने वाला है वो सुपर टेट है। उनको सुपर टेट में जो है काम करना है। सुपर टेट के लिए वो अपनी तैयारी, अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी रणनीति हम लोग मिलके बनाएंगे, बहुत ही अच्छा हम लोग अपने गोल को अचीव करेंगे। इसी के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं और उस रणनीति पे सभी लोगों को काम करना होगा। सीडीपी की पहली क्लास है, थ्योरी की क्लास है। बहुत सिंपल लगेगी और बहुत आसान लगेगी, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी टेट में 2 नंबर का निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी टेट से यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। मेरा वर्षों का अनुभव रहा है कि अभिवृद्धि तथा विकास से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से बराबर घूम फिर के प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर शुरुआत अगर हम करते हैं सीडीपी को पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमें इस स्थान पर अभिवृद्धि तथा विकास को रिवाइज करना होता है। इसको हमें जो है पढ़ना होता है। तो हमारे नए साथी हैं वो इसको खूब दम लगा के पढ़ें, खूब रिवीजन कर करके, नोट्स बना करके। जैसा मैं यहाँ पर मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे साथ नोट्स बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान रहेगा। मेरे बोर्ड में और मेरी पीपीटी में जो लिखा होगा वही आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान होगा, जो समझने लायक होगा कायदे से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ कुछ चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। इस चित्र को आप देख लीजिए। चित्र को देख के कुछ मन में अंदाजा लगाइए, कुछ सोचिए। उसके बाद इस चित्र को हम आगे बढ़ के समझाने का काम करेंगे। चलिए,
अभिवृद्धि तथा विकास को समझने का काम करते हैं। क्या होता है ग्रोथ? अभिवृद्धि की अगर मैं बात करूं तो जो अभिवृद्धि होता है, अभिवृद्धि एक टेक्निकल टर्म है। अभिवृद्धि एक टेक्निकल टर्म है। अगर हम सीडीपी की भाषा में बात करें तो अभिवृद्धि कहेंगे, लेकिन यदि हम सामान्य भाषा में बात करें तो वृद्धि ही कहेंगे। हम लोग वृद्धि तो जानते हैं, लेकिन अभिवृद्धि जो टर्म है यह तकनीकी टर्म है, यह सीडीपी की भाषा का शब्द है, तो हमको इससे डरना नहीं है। हम अभिवृद्धि को वृद्धि ही मानेंगे। अब वृद्धि क्या होता है? हम तो बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि जो है वृद्धि हो गई, इतना वृद्धि हो गई, ठीक है, इतने परसेंट वृद्धि हो गई। तो वृद्धि का मतलब है बढ़ना, बढ़ने के तात्पर्य से आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वृद्धि क्या है? यहाँ पर वृद्धि है वह परिवर्तन जो बालक के शारीरिक अंगों में होता है। ऐसा परिवर्तन जो किसी बालक के शारीरिक अंगों में हो, उसके भार में हो, उसकी ऊंचाई में हो। तो उसके भार में, उसकी ऊंचाई में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? अभिवृद्धि कह सकते हैं। अभिवृद्धि देखने से ही समझ में आ जाती है, अर्थात यह बाह्य होता है, इसको हम माप सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। मान लीजिए कोई बालक है और बालक 75 सेंटीमीटर का है, बालक कुछ दिनों के बाद जो है 100 सेंटीमीटर का हो जाता है, 120 सेंटीमीटर का हो जाता है। बालक पहले तो 75 सेंटीमीटर का था और जब 120 सेंटीमीटर का हो जाता है तो हम क्या करते हैं? फीते से उसको माप लेते हैं और कह देते हैं कि बालक की इतनी लंबाई में वृद्धि हुई। तो बालक की लंबाई में वृद्धि, उसके भार में वृद्धि, ये जो वृद्धि है इसे ही हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे वह परिवर्तन होता है जो बालक के शारीरिक अंगों के आकार, भार, ऊंचाई, लंबाई इत्यादि में जो परिवर्तन होता है, जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। माना कोई बालक 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो 50 सेंटीमीटर बढ़ गया तो 50 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि को हम देख सकते हैं। वृद्धि बालक की लंबाई में अगर वृद्धि होगी तो उसको हम देख सकते हैं। बालक के अगर भार में वृद्धि होगी तो उसको हम देख सकते हैं। और बालक के अगर आकार में, भार में, ऊंचाई में, लंबाई में जो भी वृद्धि होगी उसको हम देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको बराबर माप सकते हैं। जन्म से 2 वर्ष के बालक में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब यहाँ पर एक पकड़ने वाली बात है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बालक जैसे ही जन्म लेता है 2 वर्ष तक की अवधि में बालक का जो शारीरिक विकास होता है बहुत तीव्र होता है। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात वह बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे 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 2 साल के अंदर उसका जो विकास है, उसका संपूर्ण रूप से जो विकास है, जो वृद्धि है, वो सब बहुत तीव्र गति से होता है। इतना तेजी होता है कि उतना तीव्र गति से पूरे जीवन में दोबारा जो है विकास नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों नहीं हो पाते, पूरा जीवन चला जाता है। इतनी तीव्र गति से वृद्धि और विकास जीवन में दोबारा नहीं होता है। तो जन्म से 2 वर्षों तक बालक का जो विकास होता है वो बहुत तीव्र होता है। तो बालक में जो शारीरिक विकास होता है वो भी बहुत तीव्र होता है। शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। और इसमें बिल्कुल यहाँ से पूछ लिया जाता है कि यह इतना तीव्र होता है, यह इतना तीव्र होता है, तीव्र होता है कि जीवन में दोबारा इतना तीव्र विकास नहीं होता। नहीं होता।
अभिवृद्धि जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है यह भी विकास का हिस्सा होता है, विकास का ही एक भाग होता है। ग्रोथ विकास का यानी डेवलपमेंट का ही भाग होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है, डेवलपमेंट बोथ आर सेम, बट ऐसा नहीं है, ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है। हालांकि डेवलपमेंट में जो ग्रोथ है वो समाहित है, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में समाहित है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ में समाहित नहीं है। यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन में दिया गया था कि अभिवृद्धि विकास होती है, विकास अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग होते हैं, अभिवृद्धि और विकास दोनों एक ही होते हैं। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन को दिया गया था आयोग के द्वारा, और कई लोग इसमें जो है फंसे भी थे। तो यहां से हम लोग यह जान लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास अगर देखा जाए तो विकास का भाग अभिवृद्धि होती है। अगर हम समझना चाहें, एक सेकंड पीछे आते हैं, पीछे अगर हम समझना चाहें कि हमारा जो ये भाग है, ये जो भाग है ये क्या है, डेवलपमेंट वाला भाग है, डेवलपमेंट। तो इसमें एक छोटा सा भाग क्या होगा, ग्रोथ। ये पूरा डेवलपमेंट है, ग्रोथ इसका एक हिस्सा है। ग्रोथ में अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं, यहां एक छोटा नन्हा सा बालक है, अभी ये बैठ रहा है, यानी कि बैठ भी नहीं पा रहा है। वो अगर जाना चाहता है तो अपने घुटनों के बल चल रहा है। धीरे धीरे अभी ये केवल चल ले रहा है, थोड़ा सा इसमें शारीरिक अगर विकास होता है, थोड़ा सा बैठने लगता है, फिर धीरे धीरे और समय होता है, यह खड़ा हो जाता है, यानी इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि होती है, जिसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। और लंबाई की वृद्धि होती है, और लंबाई की वृद्धि होती है, और लंबाई की वृद्धि होती है। यहाँ हम देख रहे हैं वो अभिवृद्धि है। यहां से लेकर के यहां जो हम देख रहे हैं ये अभिवृद्धि है, यानी हम नाप ले रहे हैं, इसको हम माप ले रहे हैं, और हमें देखने पर यह प्रतीत हो जा रहा है कि इसका आकार, इसका शेप, इसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो अभिवृद्धि का उदाहरण, अभिवृद्धि का उदाहरण ग्रोथ का उदाहरण है। ये हमारा ग्रोथ का उदाहरण है। यहां भी देखिए, ये भी ग्रोथ का उदाहरण है। नन्हा शिशु फिर थोड़ा सा पहले अपने सर को ऊपर उठाता है, फिर थोड़ा सा और सर को ऊपर उठाता है, फिर थोड़ा सा और एक्टिविटी करता है, फिर एक्टिविटी करते करते अभी जो है ये चलना शुरू कर देता है, फिर खड़े होना शुरू करता है, फिर बैठ जाता है। ऐसे करते हुए जो है धीरे 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 यहां जब जाता है तो थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, और यहां पर सीधा खड़ा हो जाता है। जब सीधा खड़ा हो जाता है, यहां देखिए आप देख सकते हैं कि बालक धीरे धीरे जो है, जब उसमें अभिवृद्धि होती है तो वह
एक एक करके स्टेप वाइज अपना काम करते करते एक समय ऐसा आता है जब अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जाता है। तो यहां से आप अभिवृद्धि को समझ सकते हैं। इन दोनों उदाहरणों में वृद्धि हुई है, बच्चों की, बालकों की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि के बाद आगे विकास पर चर्चा करते हैं। डेवलपमेंट एक आंतरिक भाग होता है, आंतरिक सुधार होता है। बालक का क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव सुधार बालक के अंदर होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो बालक की जो कार्य करने की जो स्किल होती है, उस स्किल में सुधार होता है। बालक के संवेगात्मक, बालक के ज्ञानात्मक और बालक के संवेगों में, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें सुधार होता है। यहां से हम देखते हैं शारीरिक अवयवों की कार्य कुशलता की ओर संकेत करता है विकास। जो डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक अवयवों की कार्य कुशलता की ओर संकेत करता है। इसमें बालक का जो शारीरिक अवयव है, जितने भी शारीरिक एलिमेंट हैं उसके सब में कार्य कुशलता आ जाती है। बालक अपनी आंखों का प्रयोग कर लेता है, बालक अपने चेहरे का प्रयोग कर लेता है, अपने हाथों का प्रयोग कर लेता है। शारीरिक अवयवों की कार्य कुशलता को वो दिखाता है। स्किल इंप्रूवमेंट होता है बालक में। इसमें बालक के शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। अर्थात वो सामाजिक विकास में अपने माता पिता, गुरु, भाई बहन इत्यादि को पहचानना शुरू कर देता है, उन्हें आदर देना शुरू कर देता है और क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको भी जानना शुरू कर देता है। संवेगों में हंसना, रोना, गाना, ये सारी चीजें जो है उसमें विकास होता है। समस्त विकास में सम्मिलित होते हैं। ये सारी चीजें विकास में सम्मिलित होती हैं। अर्थात अगर हम कहें कि यह हमारा एक गोला है तो इसमें जो है कार्य कुशलता, यानी जो बालक क्या काम करेगा कि अगर मान लीजिए कोई मिट्टी पा गया तो मिट्टी को गोली बना देता है, छोटी छोटी गोलियां बना देता है उसको। तो वो उस मिट्टी को अपनी कुशलता, अपनी स्किल डेवलपमेंट के रूप में वह दिखाने का प्रयास करता है कि मैं गोला बना दिया, एक गोली से मिट्टी बना दिया। कुछ बच्चे जो है मिट्टी पाते हैं तो खिलौने बना देते हैं। कुछ बच्चे जो है कोई खिलौना पाते हैं तो उसको जो है खिलौने को जो है देख करके दूसरा खिलौना बनाना शुरू कर देते हैं। यह दर्शाता है कि बालक का जो है जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वह आंतरिक है, वह उसकी स्किल, उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। बालक के क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, विकास की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। अर्थात इसमें क्या है, शारीरिक, मानसिक और फिर उसके बाद सामाजिक, यानी समाज को जानना शुरू कर देता है। समाज के प्रति जो है संवेगात्मक, संवेगों के प्रति वो जो संवेगों के प्रति सचेत हो जाता है, समाज के प्रति सचेत हो जाता है। शारीरिक विकास भी उसका बराबर बढ़ता जाता है, मानसिक विकास बढ़ता जा रहा है। ये चित्र में देखिए, ये बालक कैसे पहले इस डब्बे को, फिर इस आकृति को और फिर इसके ऊपर ये जो शंकु के आकार का जो एक आकृति है उसको लगा के कैसे अपने दिमाग से अपने जो है दिखाते हुए एक अच्छा आकृति बनाने का प्रयास कर रहा है, आकृति बनाने का प्रयास कर रहा है। वो सबसे नीचे इसको नहीं रख रहा है, वो जान रहा है कि किसको नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है, तब एक अच्छी आकृति बनेगी।
यहाँ भी देखिए इस बालक में, ये बालक क्या काम कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है। ये अपना जो है कुछ खेलने की चीज है, इसमें अपना दिमाग लगा के खेल रहा है। बालक अक्सर जो है खेल खेल में अपने दिमाग का प्रदर्शन करते हैं। जैसे बालक लूडो का खेल खेलना शुरू कर देता है और लूडो में अपने कौशल को दिखाता है, अपनी स्किल डेवलपमेंट को दिखाता है कि वह कितनी तीव्र गति से क्या कर देता है। बालक कोई खिलौना बनाना शुरू कर देता है अपने से। पहले जो है बचपन में जो छोटे बालक होते थे, तो मान लीजिए कोई चप्पल वगैरह पा जाते थे तो उसको काट करके एक पहिया बना करके चप्पल की गाड़ी चलाते हुए चले जाते थे। तो जब संसाधनों की कमी थी तब भी बालक अपनी कार्य कुशलता को दिखाते थे। जो बच्चियां होती थी वह मिट्टी से जो है अपने खिलौने बना लेती थी, कपड़ों से गुड़िया इत्यादि बना लेती थी। वो उनके जो है मानसिक कार्य कुशलता और उनके डेवलपमेंट, जो उनके आंतरिक डेवलपमेंट है, जो उनकी स्किल में जो परिवर्तन होता है वह उसको प्रदर्शित करता था। तो यहाँ से विकास से हम यह समझेंगे कि शारीरिक अवयवों की जो भी कार्य कुशलता है उस ओर डेवलपमेंट संकेत करता है। इसमें बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। अब हमने वृद्धि बताया, विकास बताया, तो अब देखिए प्रश्न पूछा कहाँ से जाता है, वृद्धि तथा विकास से प्रश्न पूछा जाता है। वृद्धि तथा विकास के अंतर से भी प्रश्न पूछा जाता है। दोनों से अंतर से प्रश्न पूछा जाता है। तो अंतर भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसका अंतर क्या होता है। अब देखिए अंतर हम लोग जाने उसके पहले देखिए कह रहा है कि बालक की कार्य करने की स्किल में जो परिवर्तन आए तो उसे विकास कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष होना चाहिए था। प्रत्यक्ष रूप से विकास का मापन संभव नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से यानी हमारी आंखों के सामने अगर हम कहें कि देख के तुरंत प्रत्यक्ष रूप से कहें कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि विकास जो है आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जो है विकास आंतरिक होता है, अतः प्रत्यक्ष रूप से इसका मापन संभव नहीं। अतः प्रत्यक्ष रूप से इसका मापन संभव नहीं है। संभव नहीं है। यहां से प्रश्न पूछ लेता है, कई बार इसको ऑप्शन में दे देता है कि निम्नलिखित में से सत्य को चुनिए, निम्नलिखित में से सही को चुनिए, और फिर इसमें 3 ऑप्शन गलत दे देगा, ए बी सी, और एक सही ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इसमें कहेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से विकास का मापना संभव नहीं है, तब यहां गलत हो जाएगा, जबकि होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से विकास का मापन संभव नहीं है। बालक की कार्य करने की स्किल में जो परिवर्तन आए उसे विकास कहते हैं। इसे भी एक कथन के रूप में दे सकता है, सत्य असत्य चुनने के लिए। अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर, क्या अंतर होता है? ये तो बीटीसी से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अभिवृद्धि ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या होता है? लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, भार इत्यादि कुछ समय तक बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक निश्चित समय के पश्चात ऐसा होता है कि यह जो है भार बढ़ना, लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। यानी हाथ अगर
इतने लंबे हैं तो इतने ही लंबे रहेंगे, फिर और ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। अगर नाक हमारी इतनी बड़ी है तो इतनी ही बड़ी होगी। अब कुछ समय पश्चात अर्थात जैसे ही व्यक्ति प्रौढ़ा अवस्था में पहुंचता है तो उसकी जो है लंबाई में वृद्धि और उसके अंगों के आकार में वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वो निश्चित होती है। फिर उसके बाद वृद्धि बंद हो जाती है, वृद्धि नहीं होती। तो वही बातें कही गई है कि यह कुछ समय बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि क्या है? कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत। ठीक है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी नहीं रुकता, यह चलता रहता है। यह कभी मंद पड़ सकता है, कभी तीव्र हो सकता है, लेकिन कभी रुक नहीं सकता। तो विकास हमेशा चलता रहता है, विकास हमेशा होता रहेगा। क्वालिटेटिव सुधार हमेशा होता रहेगा। उस क्वालिटेटिव सुधार में कभी कमियां आएंगी तो कभी और अच्छाइयां आएंगी। वो कभी तीव्र पड़ेगा, कभी मंद पड़ेगा, लेकिन वह रुकेगा नहीं। इसे सीधे मापा जा सकता है। अब अभिवृद्धि को सीधा माप लेंगे, सेंटीमीटर लाएंगे, सीधा कितनी लंबाई है नाप लेंगे। अब नाक आपकी पकौड़े के आकार की हो गई तो उसको कैसे नाप पाएंगे? उसको भी नाप लेंगे। ठीक, अब फिर इसे सीधे मापना संभव नहीं है। अब इसको सीधे नहीं माप सकते। जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, इसको सीधे हम मापन इसका नहीं कर सकते। तीसरा है, इसका अर्थ संकुचित होता है, यानी इसका जो अर्थ होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे अर्थों में है। ये बहुत छोटा भाग है, बहुत डेवलपमेंट का एक छोटा भाग है। तो इसका अर्थ क्या होता है? संकुचित होता है। और जबकि विकास का जो अर्थ है बहुत व्यापक है, इसको बहुत ज़्यादा समझना होता है, बहुत ही बड़ा इसका अर्थ होता है, बहुत व्यापक है। बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी बातों में विकास होता है। अब चाहे संवेगात्मक हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक विकास हो, तो हर तरह का विकास होता है। इसलिए इसका अर्थ जो है व्यापक होता है। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है इसका अर्थ संकुचित होता है। अब चौथा है, इसका स्वरूप वाह्य होता है, यानी हमको दिखाई देता है। अभिवृद्धि को अभी हमने देखा कि अभिवृद्धि हमको दिखाई देती है, वृद्धि हमको दिखाई देती है। कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा, कितना गोल, कितना मटोल ना, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम नहीं देख सकते। विकास इज इनविजिबल। ठीक है, विकास इज इंटरनल। विकास क्या है? आंतरिक है। ये बहुत व्यापक है, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप सीधे प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते। तो इसका स्वरूप क्या होता है? विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, ये इंटरनल होता है। और ये क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, इसको हम देख सकते हैं। तो अभिवृद्धि तथा विकास में जो सीधे सीधे जो मुख्य अंतर हैं वो हमने यहाँ पे जो है चार्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। शैशवा अवस्था को बालकों की आयु कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये बात हो। अब देखिए, शैशवा अवस्था को क्या कहा जाता है? बालकों की आयु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? शैशवा अवस्था को बालकों की आयु इसलिए कहा जाता है क्योंकि शैशवा अवस्था में बालकों का सबसे ज्यादा विकास होता है, सबसे अधिक विकास होता है, सबसे अधिक जो है अभिवृद्धि होती है। तो जो बालक होते हैं उनका शैशव अवस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है और लड़कियों की अपेक्षा बड़ी तीव्र गति से विकास होता है। इसलिए इसे बालकों की आयु कहा जाता है। जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था को तो कलर लेंगे गुलाबी, ये शैशवा अवस्था को बालकों की आयु कहा जाता है। बालकों की आयु, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है।
बालकों की आयु निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, या बालकों की आयु निम्नलिखित में से क्या होती है, या निम्नलिखित में से किसे बालकों की आयु कहा गया है। यह शैशवा अवस्था होती है, बालिकाओं की आयु बालकों की आयु। तो शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, बालकों की आयु कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था यह बालिकाओं की आयु होती है, बालिकाओं की आयु। ये आयु होती है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि बाल्यावस्था बालिकाओं की आयु। अब यहां पर हम देखते हैं ये बाल्यावस्था है, ये शैशवावस्था है, ये हमारा चाइल्डहुड है, CHILDHOOD, चाइल्डहुड। ये हमारा इन्फेंसी है, इन्फेंसी। इन्फेंसी की अगर हम बात करें तो इन्फेंसी क्या होती है, 0 to 5, 6। और चाइल्डहुड क्या होता है, 5 to 12। यह एज होती है, एज। और इसमें भी जो चाइल्डहुड होती है, जो बाल्यावस्था होता है, ये पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में डिवाइड होता है। दो भागों में डिवाइड होता है, एक पूर्व बाल्यावस्था और इसका एक दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। यहां पर दो बड़े इंपॉर्टेंट, यहां से बार बार यूपी टेट में पूछा जाता था, इसलिए जो है हमने बता दिया। अब यहां पर देखिए, ये आपको एक लड़का, एक बॉय, बालक दिखाई दे रहा है। अब शैशवावस्था में यह बालक बड़ी तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। अपना लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब कुछ बढ़ा रहा है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सारे गुणों को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि शैशवावस्था में इसका जो है विकास सबसे तेज होता है। वहीं बालिकाओं का, जो बालिकाएं होती हैं, बालिकाओं का कहाँ कब होता है, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक। अब पता चला कि कोई लड़की है शैशवावस्था में, तो एकदम बिल्कुल छोटी सी ही है, बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चल पा रहा है, कि कुछ पता ही नहीं चलता। लड़कियां बहुत छोटी होती हैं शैशवावस्था में। जैसे 5 साल से ऊपर जैसे ही गई, फिर बड़ी तीव्र गति से लंबाई, चौड़ाई, सब अपना बाल वोल उनका सब कायदे से जो है विकास होने लगता है। खाना वाना खाना अच्छे से शुरू कर देती हैं। पता चला कि 4-4, 6-6 रोटी खा गई। तो जब उनकी हर तरफ से विकास शुरू हो जाता है, तो बाल्यावस्था में ही लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं। और लड़के उस अवस्था में जो है अपने आप को थोड़ा वो कुंठित हो जाते हैं, यानी उनका विकास जो है वो मंद पड़ जाता है। तो जब विकास मंद पड़ जाता है, तो लड़कियां अपेक्षाकृत ज्यादा जो है लंबी और ज्यादा विकसित हो जाती हैं। शुरुआत में तो लड़का बड़ी स्पीड से जो है, जो बालक होता है बड़ी स्पीड से विकास होता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आती है, 5 वर्ष से जैसे अधिक होता है, तो लड़कियां बहुत तीव्र गति से विकास की ओर आगे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर यही समझने का अर्थ था, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गर्मी का मौसम है, और शायद उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद ऐसा है जहाँ बहुत ही ज़्यादा
वह बांदा शहर सबसे ज्यादा विश्व का गर्म तापमान वाला पाया गया है। तो मैं पानी पिए लेता हूँ, क्योंकि गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो पानी भी जरूरी है, हाइड्रेट रहना चाहिए। हाँ, तो पानी पी चुका हूँ। हम लोग अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगले पड़ाव में जैसे ही हम लोग चलते हैं, तो सुबह सुबह भी पानी पीना चाहिए। और सुबह सुबह जब भी उठें, खुद से एक वादा करें कि आज कुछ अच्छा याद रखूंगा और जीवन का कुछ बुरा भूल जाऊंगा। तो निश्चित तौर पर जो है लगभग सारी जो बुरी चीजें हैं वो भूल जाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। तो बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, आप पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव रहना भी चाहिए। एक विद्यार्थी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अभिवृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत, जर्नल प्रिंसिपल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और फिर से पूछे जाएंगे। पहला जो सिद्धांत है वह है निरंतरता का सिद्धांत। कहाँ जा रहा है? निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता, निरंतर, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है, जर्नल प्रिंसिपल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ का सिद्धांत। अब देखिए, विकास सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये कभी मंद हो सकती है, कभी तीव्र हो सकती है, लेकिन हमेशा चलती रहेगी। निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि एक विकास जीवन में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन जब तक जीवन है तब तक विकास चलता रहेगा। एक कभी रुकेगा नहीं, कभी मंद हो जाएगा, कभी तीव्र हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। इसे ही हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में विकास हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, फिर उसके बाद घटता चला जा रहा है। लेकिन ये जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक कहीं रुक नहीं रहा है। कहीं पर अधिक हो रहा है तो कहीं पर कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है हर जगह। तो विकास सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया यह चक्राकार होती है, यह चक्राकार होती है। विकास को अगर देखा जाए, विकास का अगर ग्राफ देखा जाए, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? विकास का ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता। ऐसा एक ऐसा ग्राफ कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये स्लोप दिखाता है कि विकास एक निश्चित समान रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि समान रूप से चलता नहीं। विकास समान रूप से नहीं चलता, नहीं चलता, समान रूप से नहीं चलता। अगले में चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, फिर उसके बाद है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का आपने नाम सुना होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगतता का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस जानना हमारे लिए जो है अच्छा रहेगा।
अब इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए, अब जैसे हमारे घरों में, घर की अगर बात करें, आजकल ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, और युद्ध भी बहुत एकदम बड़ा वाला युद्ध चल रहा है। और अमेरिका, हाँ क्या हुआ, उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, अभी अभी क्लास ले रहे हैं, पढ़ा लें। तो अमेरिका जो है एक तरफ अपनी ऐठन में है, इजराइल अपना अपना राग आलाप रहा है, और उसके साथ ही साथ जो सबसे खतरनाक मूड में दिखाई दे रहा है वो ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान आओ देख रहा है रहता हो, सबको एक तरफ से ले मिसाइल, उनके पास जो शाहीन ड्रोन है वो बड़ा खतरनाक है। शाहीन ड्रोन में उन्होंने जो इंजन लगा दिया है, वो इंजन लगाया है स्कूटी वाला इंजन, और बहुत कम पैसे में एकदम चला जाता है, और दुश्मन के अड्डे तक, ठिकाने तक पहुंच के बहुत जो है। हाँ, अब होर्मुज स्ट्रेट से उसने जो है जहाजों को निकलना बैन कर दिया, जिस कारण जो है भारत में आर्थिक मंदी जैसे हालात हो रहे हैं। भारत में गैस की तंगी है, पेट्रोल की तंगी है, डीजल की तंगी है, ये सारी चीजें भारत में नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो बहुत ज्यादा समय तक स्थायी रूप से मिलने वाला नहीं, अगर युद्ध बहुत दिनों तक चला तब। अब जैसे सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर भी आजकल नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने लगभग 5 दिन हो गया, 5 दिन पहले बुकिंग कराई थी, आज तक मेरा सिलेंडर मुझको नहीं मिला। तो हाँ, सिलेंडर से याद आया कि अगर हम इंडेन गैस सिलेंडर की बात करें तो इंडेन गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, सब लोगों, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडेन गैस सिलेंडर में सभी जो सिलेंडर होते हैं एक जैसे होते हैं, कोई इनमें अंतर नहीं होता है, थोड़ा पुराना नया जो, लेकिन इनके बनावट, आकार, मजबूती सब उसी तरह होती है, सब उसी तरह होती है। सोचिए अगर सिलेंडर बिल्कुल एक दूसरे के से डिफरेंस नहीं होते, थोड़ा बहुत जो है नया पुराना का अंतर होता है, और हम सिलेंडर जाते हैं रख के दूसरा सिलेंडर लेके चले जाते हैं। और इस तरह अगर जिस तरह सिलेंडरों में होता है उस तरह अगर इंसानों में होने लगे तो क्या हो, हम सब एक जैसे हो जाएं। अगर मान लीजिए कोई हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस ना हो, एक ही जैसे चेहरा, एक ही जैसे बाल, एक ही जैसे सब कुछ हो जाए, तो एक व्यक्ति किसी दूसरे के घर में घुस जाएगा, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के घर में घुस जाएगा। ठीक जैसे सिलेंडर एक घर से निकल के दूसरे घर में चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई नहीं जानता। तो इसलिए प्रकृति ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिया है, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति यदि ट्विंस भी है, मान लीजिए कोई जुड़वा भी अगर है, ठीक है, कोई अगर ट्विंस भी है तब भी उसके अंदर जो है डिफरेंसेस होते हैं, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो डिफरेंसेस होते हैं। इस तरह इंडेन गैस सिलेंडर की तरह नहीं, और इसमें क्या लिखा है, मीना गैस सिलेंडर, तो मीना गैस सिलेंडर की तरह भी नहीं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। ये व्यक्ति देख लीजिए, ये बच्चा कितना जो है खाया पिया और तंदुरुस्त है, और ये बेचारा उससे थोड़ा पतला है। इसकी आंखें दूसरी तरह, इसकी आंखें, इसके कान बड़े बड़े, इसके कान छोटे। ये बेचारी जैसे लगता है कि एक ही रोटी खा पाती है, रोटी खाते खाते जो है ऐसे पुल्ली बांध के चली जाती है, फिर खा के, और फिर ये देख लीजिए एकदम पतली पापड़ के जैसी है एकदम ना। इसमें क्या है, एकदम पतली है, एक फुल्की खा लेती है, ऊपर से सूंघ लेती है। अब यहां से देखो, ये न पतला है न मोटा है, ये ठीक ठाक ये लड़का दिखाई दे रहा है, खाया पिया है, तो ये सबसे ज्यादा खाया पिया है। सबका डिफरेंसेज हैं, सबके कुछ ना कुछ डिफरेंसेज हैं। इनके भार में डिफरेंसेज, इनकी लंबाई में, इनके जो है इनके बड़े कान, छोटे हाथ, इस तरह करके जो है डिफरेंस ही डिफरेंस है। अब इसका जो सिद्धांत, अब इसमें क्या है, विभिन्नताएं हैं, इनमें क्या है, भिन्नताएं, भिन्नताएं एक दूसरे से भिन्न है,
इसीलिए इन्हें हम पहचान ले रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम सोनू कहते हैं, इन्हें मोनू कहते हैं, इन्हें सीता कहते हैं, इन्हें गीता कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनका नाम दे देते हैं। और इनके शकल से, इनके जो है चाल ढाल से, इनके रंग रूप से हम इनको पहचानते हैं और इनका नामकरण कर देते हैं और पहचान लेते हैं। सब एक जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? डिफरेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। सब अलग अलग हैं, इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब कह रहा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक की विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालक का जो विकास होता है वह उसकी गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब यह व्यक्ति देखो बड़ी तेजी विकास कर रहा है, इतना तेजी से विकास कर रहा है कि वजन बढ़ा के 100 किलो पहुंच गया। ठीक है, ये थोड़ा विकास कम कर रहा है। ये लड़की थोड़ा विकास कम कर रही, लेकिन इसके बाल ज्यादा विकास कर रहे हैं ना। तो इस तरह करके जो है सबका विकास जो है, इसकी जो रफ्तार है वो अलग अलग है। रफ्तार क्या है? अलग अलग है। तो जो इन सभी की जो विकास की रफ्तार है वो जो अलग अलग है, उसी को कहते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अर्थात प्रत्येक बालक की विकास की जो गति होती है वह भिन्न भिन्न होती है। यह व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहलाता है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला सिद्धांत हमारा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जाति का अपना क्या होगा? एक कार्य करने का तरीका होगा। प्रत्येक जाति का एक विकास का एक तरीका होगा, उसे ही हम कहते हैं सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। हर जाति का अपने विकास का एक क्रम होता है, एक क्रम होता है, उसी क्रम को, और वह क्रम निश्चित होता है, उसी क्रम को हम क्या कहते हैं? सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। यदि हम मानव की बात करें, यदि हम किसी बच्चे की बात करें, तो कोई बच्चा देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ छोटा बच्चा है। सबसे पहले क्या कर रहा है? सबसे पहले इसका कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, और कोई भी अंग नहीं काम कर रहा है। कुछ समय पश्चात क्या होगा? धीरे धीरे इसके सर का विकास होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है। यहाँ देखिए सिर उठा लिया है थोड़ा सा, सबसे पहले सिर एक्टिव हुआ तो सिर उठा के ऐसा जो है कर रहा है, पैर वैर नहीं उठा पा रहा है उतना ज्यादा। फिर देखिए सिर का विकास हुआ, सिर के विकास के बाद इसका धड़ का विकास हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ सिर से पहले सिर का विकास हुआ, सिर के बाद यहाँ का विकास हुआ तो यहाँ से उठना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इसने क्या किया? यहाँ से यहाँ का, यहाँ जो है इधर का विकास हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका विकास हुआ तो और थोड़ा सा उठना शुरू किया। फिर और ज्यादा विकास हुआ तो धीरे से बैठना शुरू कर दिया। फिर जब थोड़ा सा और नीचे विकास पहुंच गया, तो जब इसके पैर तक विकास पहुंच गया तो ये पैरों के द्वारा जो है खड़ा हो गया। ठीक है, अब चित्र में समझने से अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां मान लीजिए कोई बालक है, कोई बालक है, तो सबसे पहले उसके सर का विकास होता है, सिर का विकास होता है, सिर का विकास। फिर उसके बाद उसके हाथों का, उसके धड़ का विकास होता है, उसके धड़ का विकास होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके पैरों का विकास होगा, उसके पैरों का विकास होगा। फिर अंत में जो है उसका जब पूर्ण विकास हो जाएगा तो वह व्यक्ति सर से शुरू होकर के, यानी उसके यहां से शुरू होकर पैर तक का जो विकास होता है वह मानव जाति का विकास होता है। यहां से शुरू होता है और पैर तक जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जो मानव का विकास होता है सिर से लेकर पैर तक होता है, सिर से लेकर पैर तक होता है, पैर तक होता है। मानव
का जो बालक होगा उसका विकास सबसे पहले सिर से होगा, फिर लास्ट में पैर में पहुंचेगा। तो इसी को कहते हैं सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान के सिद्धांत में से मान लीजिए कोई शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग में एक अंडा होता है, तो उसमें शुतुरमुर्ग के अंडे का विकास होता है। अब शुतुरमुर्ग के अंडे का विकास सिर से पैर की ओर होता है कि पैर से सिर की ओर होता है, ये आप लोग बताइएगा कि शुतुरमुर्ग के अंडे का विकास पैर से सिर की ओर होता है कि सिर से पैर की ओर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मानव का एक निश्चित क्रम का विकास होता है, इसी निश्चित क्रम के विकास को मानव का सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। अगला, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी बालक जो होता है वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, पहले सामान्य काम करता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए बालक के सामने अगर हम कोई गेंद फेंक दें, कोई बड़ा सा फुटबॉल अगर बालक के सामने फेंक दें, तो बालक क्या काम करता है, उस फुटबॉल को रोकने का प्रयास करता है। उसको रोकने के लिए अपना शरीर, अपना हाथ, अपना पैर, वो सब कुछ लगा देता है। लेकिन होता क्या है कि पहले तो सामान्य क्रियाएं करता है, उसको रोकने के लिए अपना शरीर से रोकेगा, हाथ पैर सबसे रोकेगा, तो ये बालक की सामान्य क्रियाएं हैं। लेकिन सामान्य क्रियाएं करने के बाद वह धीरे धीरे समय पश्चात वह विशिष्ट क्रियाएं शुरू कर देता है। तो कुछ दिन बाद अगर जब बॉल आप फेंकेंगे तो करते करते बालक क्या काम करेगा, पहले हाथ का प्रयोग करेगा और फिर उसके बाद उंगली का प्रयोग करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब बालक हाथ और उंगली दोनों का प्रयोग एक साथ कर देगा। इसी को हम कहते हैं कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। प्रत्येक बालक जब कोई कार्य करता है तो पहले सामान्य क्रियाओं को करता है, जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है तो फिर वह अपने विशिष्ट अंगों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। अर्थात बालक पहले हाथ का प्रयोग करता है, हाथ का प्रयोग करता है कुछ पकड़ने के लिए, फिर अंगुलियों का प्रयोग करता है, अंगुलियों का प्रयोग करता है, ठीक है। और विशिष्ट जब काम करेगा, हाथ और उंगलियां दोनों को जब एक साथ चलाना बालक शुरू कर देता है, हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ चलाना शुरू कर देता है, तो इसे कहते हैं विशिष्ट। दोनों को साथ में, इसे कहते हैं विशिष्ट क्रियाएं। विशिष्ट क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाएं, ठीक है। अर्थात सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अगला है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। गर्मी तो बहुत है, लेकिन देखें वीडियो कितना लंबा हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है, 53 मिनट का वीडियो हो चुका है। लेकिन हाँ, इसमें लगभग सारी चीजों का समावेश है। बहुत ही आराम से इसको धीरे धीरे करके जो है 1.5 पॉइंट में करके इस वीडियो को देख लेना है। स्पीड बढ़ा के 1.5 पर कर देना है। वंशानुक्रम तथा वातावरण